वेलकम फ्रेंड्स एट AIUS। आज हम देखेंगे इतिहास के कालक्रम के बारे में। भारतीय इतिहास का कालक्रम कहाँ से प्रारंभ होता है और किन किन मोड़ों पर यह सिकुड़ता है और किस प्रकार ये होता हुआ भारत की स्वतंत्रता तक ये जाता है। तो इस भारत का इतिहास चालू होता है प्राक इतिहास से अर्थात पाषाण काल से। उसके बाद ये आता है आदि इतिहास अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता। उसके बाद जनपद और महाजनपद का, जहाँ हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम एक उनमें से एक स्पेशल महाजनपद जो है मगध, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं और 3 प्रकार के वंश पढ़ते हैं। उसमें हासीन अर्थात हर्णिक वंश, सुनाग वंश और नंदवंश। नंदवंश की समाप्ति के बाद एक वंश आता है मौर्य वंश, जो पहली बार अखंड भारत का निर्माण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया था, तब मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश के पतन होने के बाद मौर्योत्तर भारत में पढ़ते हैं। यहाँ शक, सातवाहन और शुंग 3 के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के अंत के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कड़म वंश, कड़म वंश के बाद सातवाहन वंश। और उस समय शकों के आक्रमण होने लग जाते हैं, जिसके कारण वह शक का आधिपत्य हो जाता है भारत पर। फिर हम आज पे चैप्टर में पढ़ेंगे बाह्य आक्रमणों के बारे में, जिसमें ISP के हैं। आई अर्थात इंडो ग्रीक, एस अर्थात शक, पी अर्थात पहलव, के अर्थात कुषाण। इसमें कुषाण वंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुषाण वंश में हम कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कि महान शासक हुआ था। कुषाण वंश के जो सामंत थे वो थे गुप्त शासक अर्थात श्रीगुप्त था। तो इस कुषाण वंश का मतलब गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त वंश के बाद अपन लोग गुप्तोत्तर भारत पढ़ते हैं, जिसमें हम मूलतः वर्धन वंश को पढ़ते हैं, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब प्रारंभ से अब तक हमने उत्तर भारत का इतिहास मूलतः देखा है। लेकिन जब दक्षिण भारत के इतिहास में अब तक का इतिहास, गुप्तोत्तर भारत तक के इतिहास को देखते हैं, तो उसमें चैप्टर 12 में आता है संघयुग, जिसमें अपन लोग 3 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, जो चेर, चोल, पांड्य हैं। उसके बाद अपन लोग 13 चैप्टर में पल्लव, वाकाटक और चोल वंश को पढ़ते हैं। 14वें चैप्टर में अपन लोग चालुक्य व राष्ट्रकूट वंश को पढ़ते हैं। फिर अब समांतर पर जब दोनों वंश समांतर पर आते हैं, तब हम पढ़ते हैं चैप्टर 15 में त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें प्रत्याहार हैं, गुर्जर प्रत्याहार, कन्नौज जो गुजरात के गुर्जर प्रत्याहार हैं, बंगाल के पाल हैं, और इधर दक्षिण से राष्ट्रकूट शासक हैं। तो यहाँ दोनों का समन्वय होता है दक्षिण और उत्तर का। उसके बाद अपन लोग राजपूत काल पढ़ते हैं। राजपूत काल में अपन लोग चौहानों के बारे में भी पढ़ते हैं। उस राजपूत काल के बारे में पढ़ने के बाद देखते हैं कि महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी की 17 बार आक्रमण के बारे में जानते हैं। उसके बाद 200 साल तक आक्रमण होता है। उसके बाद गौरी का आक्रमण होता है। गौरी का एक दास चौहानों की पराजय होती है और मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है गौरी। और गौरी का जो दास है अर्थात कुल इल्तुतमिश, वहाँ गोलामिश की स्थापना करता है। उसके बाद अपनी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। 1206 से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाती है, जो कि 1526 तक, जब तक कि खानवा का युद्ध नहीं होता तब तक, खानवा का नहीं अर्थात सॉरी पानीपत का युद्ध नहीं होता, तब तक दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत में अपन लोग मुख्य रूप से पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं, फिर खिलजी वंश पढ़ते हैं, फिर तुगलक वंश पढ़ते हैं, फिर सैयद वंश पढ़ते हैं, फिर लोधी वंश पढ़ते हैं। फिर लोधी वंश पढ़ने के बाद फिर अपन लोग मुगल, फिर तब लोधी वंश के का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है, जिसको हराकर मुगल शासक बाबर भारत में प्रवेश करता है। फिर उसमें हम मुख्य शासकों को पढ़ते हैं, जैसे बाबर और हुमायूं। लेकिन हुमायूं को जो अफगान सत्ता है वो शेरशाह सूरी उसको हरा देता है, को शासक में बैठता है। फिर शेरशाह सूरी के वंशज आते हैं, फिर उनमें कोई एक हेमचंद मतलब विक्रमादित्य हेमचंद हेमू अधिकार कर लेता है दिल्ली की सत्ता पर, लेकिन उसको अकबर हरा देता है। उसके बाद अकबर को पढ़ते हैं। उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर उसके बाद अपने औरंगजेब को पढ़ते हैं। फिर मुगलों का पतन किस प्रकार होता है, उन कारणों को लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बाद हम मराठों का अभ्युदय विस्तार पढ़ते हैं और औरंगजेब के साथ इनके संघर्ष के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। फिर अपन लोग अन्य स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हैदराबाद है, अवध है, बंगाल है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर विदेशी कंपनियों का भारत का आगमन होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कर्नाटक के युद्ध पढ़ते हैं, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के मध्य 26 और 24वें चैप्टर पर लोग बंगाल पर बहुत पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल पंजाब संघर्ष, सहायक संधि नीति, अधीनस्थ गोद निषेध नीति इत्यादि नीतियों के द्वारा भारत पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर जब आधिपत्य का पुरजोर विरोध होता है अर्थात 1857 क्रांति के द्वारा, 1857 की क्रांति का अपन लोग अध्ययन करते हैं। 1857 क्रांति का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपन लोग प्रमुख संगठनों की स्थापना के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्रमुख संगठनों पर लोग विशेष रूप से हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना, साथ ही बहुत सारे नीचे से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण चरण होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में पढ़ते हैं।
फिर इसके बाद हम कांग्रेस के कुछ चरणों को पढ़ते हैं। पहला नरम दल वाला चरण, फिर गरम दल वाला चरण। गरम दल बाल लाल पाल वाला। फिर उसका गांधी का आगमन होता है 1914 के दरमियान। फिर गांधी काल फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर गांधी काल सेकंड। इस प्रकार हम 1947-42 तक के दौर तक आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उधर से सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का चल रही है, और इधर से द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है। इन तीनों के दौर में किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की कहानी लिखी जाती है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। उस पर 36वें चैप्टर में हम लोग भारत की आज़ादी व एकीकरण को समझते हैं। किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सभी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। उसके बाद 1947 में अंतरिम सरकार का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्माण पढ़ते हैं, और एक संवैधानिक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस प्रकार होती है, और आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या प्रमुख समस्या होती है, इस प्रकार पढ़ते हैं। इस प्रकार 40 चैप्टरों के माध्यम से हमारा भारतीय इतिहास का विस्तृत अध्ययन हो जाता है। इसको हम अगले एपिसोड्स में, अगले क्लासेज में टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद। मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी गुजारिए। धन्यवाद।